रात के 2 बजे सोनपुर की सुनसान गलियों में अचानक पुलिस की गाड़ियों की सायरन गूंज उठी। लोग आधी नींद में दरवाजे खोलकर देखने लगे। नगर के सबसे बड़े व्यापारी रामनाथ प्रसाद का घर चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया था। लाइब्रेरी का दरवाजा अंदर से बंद था। जब पुलिस ने तोड़ा तो अंदर का नज़ारा किसी को नींद में नहीं रहने देगा। रामनाथ की लाश टेबल पर झुकी हुई, माथे पर गहरी चोट और पास ही आधी जली हुई वसीयत। पुलिस कप्तान ने तुरंत ऐलान किया, ये आत्महत्या है। लेकिन भीड़ से एक बूढ़ा फुसफुसाया, आत्महत्या? माथे पर चोट कैसे आई? दूसरा बोला, रामनाथ जी आत्महत्या नहीं कर सकते, सुना है वसीयत में बदलाव हुआ था। उस रात कस्बे की हर गली में बस एक ही चर्चा थी, क्या सचमुच रामनाथ ने खुद अपनी जान ली या किसी ने उनकी सांसें छीन लीं? रामनाथ प्रसाद की मौत की खबर अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई थी कि कस्बे में अफवाहों की आंधी चल पड़ी। चाय की दुकानों से लेकर नदी किनारे की चौपाल तक हर जगह लोग एक ही नाम ले रहे थे, रवि प्रसाद। अरे, भतीजा ही तो करेगा, और कौन करेगा? सुना है वसीयत से उसका नाम काटा जा रहा था। हाँ, और उसी रात दोनों के बीच जोरदार झगड़ा भी हुआ था। पुलिस ने भी जल्दी ही दिशा तय कर ली। लाइब्रेरी की टेबल पर रवि की उंगलियों के निशान मिले थे। पुलिस कप्तान ने ठंडी आवाज में कहा, दरवाजा भीतर से बंद था, या तो आत्महत्या है या फिर घर के ही किसी का काम। रवि को उसी रात हिरासत में ले लिया गया। भीड़ ने चौकी के बाहर इकट्ठा होकर हूटिंग की, कातिल को फांसी दो। रवि की बूढ़ी मां ने कांपती आवाज में सिर्फ इतना कहा, हमारे बेटे को बचा सकता है तो बस अविनाश त्रिपाठी। जिला अदालत उस दिन किसी मेले जैसी लग रही थी। बाहर चाय और समोसे की दुकानें लगी थीं। अंदर लोग बेंचों पर ऐसे बैठे थे जैसे कोई नाटक देखने आए हों। फुसफुसाहट का शोर गूंज रहा था। आज देखो क्या होता है, रवि बच पाएगा? अरे, गवाही तो उसके खिलाफ ही है। जज रेखा मिश्रा ने हथौड़ा बजाया, शांति रखिए अदालत में। सरकारी वकील धीरज सिन्हा ने आत्मविश्वास से अपनी फाइल खोली। उनकी आवाज में ठंडा यकीन था, माय लॉर्ड, आज मैं ऐसे गवाह पेश करूंगा जो साफ कर देंगे कि अपराधी कोई और नहीं बल्कि रवि प्रसाद ही है। पहला गवाह, चौकीदार। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द अदालत में गूंजे। हत्या से आधा घंटा पहले मैंने अपनी आंखों से रवि बाबू को घर में जाते देखा था। भीड़ में हलचल मच गई। देखा, अब तो पक्का है। दूसरी गवाही, नौकरानी। उसने घूंघट ठीक करते हुए कहा, मैंने सुना था मालिक और रवि बाबू जोर जोर से झगड़ रहे थे। पूरी हवेली गूंज उठी थी। फिर धीरज सिन्हा ने भारी आवाज में तीसरा वार किया, और माय लॉर्ड, ये रही फोरेंसिक रिपोर्ट। उन्होंने कागज लहराया। रवि की उंगलियों के निशान सीधे उसी टेबल पर मिले हैं जहां रामनाथ प्रसाद मृत पाए गए। अदालत में सन्नाटा छा गया। जज रेखा मिश्रा ने गंभीर नजरों से रवि की ओर देखा। फिर उनकी नजर बचाव पक्ष की ओर गई। वकील अविनाश त्रिपाठी, अब आपकी बारी है। अविनाश धीरे धीरे खड़े हुए। उनकी चाल में कोई हड़बड़ी नहीं थी, आंखों में एक रहस्यमयी शांति थी। माय लॉर्ड, उन्होंने ठहर ठहर कर कहा, गवाह वही बोलते हैं जो उन्हें दिखाई देता है, लेकिन कभी कभी जो दिखाई देता है वही पूरा सच नहीं होता। ये गवाहियां आधी हैं और अधूरी गवाही से पूरी सजा नहीं दी जा सकती।
भीड़ में फुसफुसाहट फिर से गूंज उठी। ये त्रिपाठी वकील तो कुछ बड़ा खेल दिखाएगा। अचानक एक नया गवाह सामने आया। श्यामलाल, कस्बे का दुकानदार। उसने कहा, हत्या के वक्त रवि मेरे यहाँ था, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन अविनाश ने क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा, श्यामलाल जी, आपके यहाँ उस रात बिजली थी? श्यामलाल हड़बड़ा गया। नहीं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अंधेरे में आया शख्स रवि ही था? सारी अदालत हंस पड़ी। श्यामलाल का आलिबी झूठा साबित हुआ। अविनाश ने लाल स्कूटर की बात उठाई। एक शराबी गवाह ने देखा था कि हत्या वाली रात एक लाल स्कूटर घर के बाहर खड़ा था। रवि के पास स्कूटर नहीं था, लेकिन रघुनाथ साहू, जो रामनाथ का कर्जदार और दुश्मन था, हर जगह अपने लाल स्कूटर से आता जाता था। जब अदालत ने फैसला सुनाया, रवि निर्दोष है, रघुनाथ साहू को आजीवन कारावास, लोग तालियां बजाने लगे। लेकिन अविनाश त्रिपाठी बाहर निकलते हुए बोले, न्याय कभी आसान नहीं होता। झूठ हमेशा सच धज कर आता है। सच को बाहर निकालने के लिए खून पसीना बहाना पड़ता है। अगले ही दिन अविनाश को एक नया केस मिला। इस बार हत्या नहीं, बल्कि गायब हुई दुल्हन का रहस्य। आपको ये कहानी कैसी लगी? तो लाइक और सब्सक्राइब करें जासूस की डायरी चैनल को। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखना न भूलें।